IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे कानपुर टेस्ट मैच के दूसरे दिन की क्या कुछ रणनीति होगी। बात श्रेयस अय्यर की भी करेंगे, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में अर्धशतकीय पारी खेली और अब हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि अपने डेब्यू मैच में क्या श्रेयस अय्यर शतक लगा पाएंगे। इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही टॉप ऑर्डर लगातार स्ट्रगल क्यों कर रहा है भारतीय टीम का, पिछले 2 सालों से आउट होने का पैटर्न लगभग एक जैसा क्यों नजर आ रहा है हर बल्लेबाज का, और क्या राहुल द्रविड़ को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। विक्रम राठौर को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। इस पे भी बातचीत करेंगे। दूसरे दिन कानपुर की पिच किस तरह से खेलेगी और क्या ये टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो सकता है। भारतीय टीम क्या सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करना पसंद करेगी इस टेस्ट मैच में। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ निखिल चोपड़ा हैं, पूर्व क्रिकेटर और अभी कमेंट्री कर रहे हैं वो इस टेस्ट मैच में, चश्मदीद गवाह है इस टेस्ट मैच के। और साथ ही अयाज मेमन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ग्रीन पार्क में उन्होंने वो लम्हा देखा है जब सनी भाई के हाथ से बैट छूटा था। इस बार क्या बैटन न्यूजीलैंड के हाथ से छूटेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। निखिल भाई, शुरुआत आपसे कर लेते हैं क्योंकि चश्मदीद गवाह आप हैं। क्या कुछ लगा पहले दिन का खेल देखकर, और आज का पहला सेशन कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? राजीव, बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि कल के ओवरनाइट बैट्समैन अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब आपको एक फ्रेश गार्ड लेके एक नई शुरुआत करने को देखना है। और जो आपने कहा था कि क्या भारतीय टीम एक ही बारी बल्लेबाजी करना चाहेगी, अगर वो करने की वो सोच रहे होंगे तो ये साझेदारी और थोड़ी बड़ी हो। आप 3 तक बल्लेबाजी करेंगे, 400 सवा 400 रन अगर आप बोर्ड पे लगा देते हैं तो फिर भारतीय स्पिनर्स जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रहा है वो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को दिक्कत में जरूर डालेगी। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, पर हाँ, पहला आधा घंटा एक बार फिर से आपको एक फ्रेश गार्ड लेके दोबारा स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल। और सर, कल बॉल थोड़ा स्विंग भी कर रहा था, हमने देखा शुरुआत में भी बॉल स्विंग किया, और जब नया बॉल लिया विलियमसन ने एकदम लास्ट के 10 ओवर्स में, तभी जेमिसन का कुछ बॉल स्विंग किया। सऊदी तो स्विंग बॉलर है ही है। ये जेमिसन कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं दूसरे दिन? कल उनका 1-2 बॉल जिस तरह से शुभमन गिल को उन्होंने बोल्ड किया था, या जिस तरह से लाइन उनका बॉल एक कैरी कर गया सीधे जिससे मयंक आउट हुए, क्या आपको लग रहा है दूसरे दिन सबसे ज्यादा खतरनाक जेमिसन हो सकते हैं? अपनी हाइट की वजह से, ऑकवर्ड लेंथ से वो हाइट से बॉल डालते हैं वो। अब तक तो यही लग रहा है कि जेमिसन के हाथ में जब गेंद आती है तो खतरा बढ़ जाता है इंडियन बैट्समैन के लिए। बाकी गेंदबाजों ने, हालांकि टीम सऊदी जो है बहुत ही तजुर्बेकार है, लेकिन उनके पास इतने ऐसे नहीं लगा कि वो स्ट्राइक बॉलर बनेंगे कल या विकेट ले सकते हैं। और खास करके लेट डाउन किया उनके स्पिनर्स ने। एजाज पटेल जो थे मेरे ख्याल से महंगे भी साबित हुए, विकेट तो निकाले नहीं, तो एक तरह से ग्रिप छूट गया। क्योंकि अयाज भाई भी कह रहे थे कि वो ग्रिप इसलिए छूट गया क्योंकि श्रेयस अय्यर जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी की। पहले जो उन्होंने 17 रन बनाए, संभल के रन बनाए, उसके बाद जब दूसरे सेशन में बल्लेबाजी आई तो आप देख रहे थे कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस और ग्रो होता चला जा रहा था, और जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एक डेब्यूटेंट बल्लेबाजी कर रहा है। गेम को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। रविंद्र जडेजा के साथ एक अहम साझेदारी थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर जिस तरीके से आउट हुआ, एक समय था अगर वहां पे विकेट चटका देते स्पिनर का किसी का एक थोड़ी सी मदद मिल जाती न्यूजीलैंड की, तो फिर ये टेस्ट मैच अलग तरीके से फिर हम सोच रहे होते कि ये क्या 5 दिन तक जाएगा। अब श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा की पारी की वजह से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे 400 सवा 400 रन अगर बना देते हैं तो बड़ा फर्क रहेगा। अर्नव चतुर्वेदी एक सवाल है निखिल भाई उनका, और ये कह रहे हैं कि अगर 350 के आसपास बिना विकेट गिरे हम चले जाते हैं तो क्या बहुत अटैकिंग बैटिंग हमें देखने को मिलेगी इस स्कोर के बाद? देखिए, अटैकिंग बैटिंग उस अंदाज से तो शायद ना दिखे, लेकिन हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में और थोड़ा सा एग्रेशन होगा, तेजी से रन बनाने को देखिए, क्योंकि अभी भी आज के दिन के बाद भी 270 ओवर का खेल बाकी है। यानी कि आज भी अगर आप 90 ओवर ले लीजिए, 360 ओवर का खेल बाकी है। और जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रहा है, एक आधा गेंद रचिन रविंद्रन ने जो डाला था, जिस गति से वो डाल रहे थे, उनका बॉल जब टर्न किया स्टंप्स के भीतर से, तो संकेत पूरे है कि गेंद घूमने लग जाएगा। गेंद घूमने लग जाएगा। 3 भारतीय स्पिनर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 270 ओवर की शायद जरूरत पड़े। बट क्योंकि अभी दूसरा ही दिन है, 350 के बाद भी हाँ अग्रेशन नजर आएगा थोड़ी सी बैटिंग में, पर वो विस्फोटक अंदाज एकदम से नहीं आएगा। आप पहले 425 रन को सिक्योर करने को देखेंगे।
मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपके लिए निखिल भाई, हर्षैन का, उनका पूछना है कि कोहली अब वापस आएंगे तो किसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी आप किससे देख रहे हैं? इसके बारे में ना कल हमने बड़ी चर्चा की थी। जी हर्ष भाई ने बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। ये जो है ना मिलियन डॉलर सवाल से बहुत आगे का सवाल है, बट मेरा मानना है, देखिए अब क्योंकि श्रेयस अय्यर आए हैं, वो शतक बना भी लेते हैं तो किसी की जगह पे आए, सीधा सीधा बात है। कप्तान साहब वापस आएंगे, और मैं मानता हूं आने वाले समय पे अगली इनिंग अगर आती है या अगले टेस्ट मैच में, वो एक बड़ी इनिंग होगी अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। अगर वो रन बना देते हैं तो श्रेयस अय्यर को इंतजार करना होगा, और वो थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम एक और सिक्योर रहेगा कि एक बैट्समैन को जब मौका मिला था उसने 100 रन बनाया, उसने रन बना के अपनी मौके का इंतजार कर रहा है। और अगर अजिंक्य रहाणे रन नहीं बनाते अगले टेस्ट मैच में भी दुर्भाग्य से, तो मुझे लगता है फिर वो दक्षिण अफ्रीका की जो स्टार्ट रहेगा, वो पहला मुकाबला मुझे मध्य क्रम में फिर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को रन चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। निखिल भाई, बड़ा हार्श है हमारे जो दर्शक हैं, उनका कहना है 3 सालों से रन ही नहीं बना रहे हैं अजिंक्य रहाणे, क्या खाली कप्तानी के लिए वो टीम में है? ये हर्षैन का भी सवाल है, ये अर्नव का भी सवाल है। नहीं देखिए, ये सबके जहन में, और ये चीज मैं समझता हूँ कि अजिंक्य रहाणे भी जानते हैं, उनकी कोशिश जरूर रही है। उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़े से रन बना ले, क्योंकि अगर आप एक बैट्समैन को देखते भी हैं जिनके ना आंकड़े विदेश में ज्यादा अच्छे हैं बनिस्बत के भारत में, क्योंकि वो एक बैट्समैन है जिनका वो स्वाभाविक खेल बैकफुट से रन बनाने का है, और दक्षिण अफ्रीका की जैसी पिचेस है वो भारतीय टीम को सूट कर सकते हैं, पर बहुत जरूरी है कि वो रन बनाए, कि आप कॉन्फिडेंस से उतरना चाहते हैं, नहीं तो फिर नाजायज हो जाएगा श्रेयस अय्यर के लिए, जिन्होंने अच्छे अंदाज से रन बनाए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से वो अपने स्टार्ट को एक वो शतक में तब्दील करें, उनके लिए फिर नाजायज हो जाएगा कि एक खिलाड़ी जो रन बना के आ रहा है राजीव भाई, उसको नहीं मौका मिला, और दक्षिण अफ्रीका तक इंतजार करना होगा। हाँ यासर वापस जुड़ गए हैं। यासर, क्योंकि बीच में आपके साथ संपर्क टूट गया था, कैसे आप देख रहे हैं पहले दिन के एनालिसिस को? और निखिल भाई से चर्चा हो रही थी कि क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए आज के इस मैच में भारतीय टीम के लिए? क्या एक बार बल्लेबाजी करेगी भारतीय टीम, ये पहला टारगेट होगा, या 350 के बाद जाने के बाद ये तय करेंगे कि इस मैच में कितनी देर बल्लेबाजी और करनी है? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत से पहलू है। एक तो यह है कि पहले आपको पहला सेशन तो जरूर निकालना है, जैसे निखिल ने पहले कहा, जो मैं सुना कि 450 के रन के करीब अगर आपको बन सकते, तो एक्चुअली ये मौका बनता है कि आप शायद एक ही बार बैटिंग करें, और इस पोजीशन में आना चाहेगी इंडिया। अगर टी तक बैटिंग करती है और लगभग 150 रन और बन जाते हैं, तो 400 से ऊपर स्कोर हो ही जाएगा। और वो अगर स्कोर होता है तो उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा न्यूजीलैंड की टीम पर, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो इंडिया में खेल चुके हैं वो जानते हैं किस तरह से फिर पिचेस जो है बदलती है अपना रंग दूसरे तीसरे और चौथे दिन के और उसके साथ साथ आप देखें इंडिया के पास जो स्पिनर्स हैं, बैटिंग भले ही हल्की हो, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी नहीं है आपके पास, रोहित नहीं है, राहुल नहीं है, विराट नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में स्पिनर्स में खास करके आपके पास फुल स्ट्रेंथ है, अश्विन, जडेजा और अक्षर, और उनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यूजीलैंड के पास मैच में रहने का एक ही तरीका है, वो है कि पहले सेशन में ही आप बाकी के विकेट्स ले लें और ज्यादा से ज्यादा 70-80 रन और बनने दें। वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 350 350 से आगे अगर रन पहुंचता है इंडिया का, तो ऑलरेडी चैलेंजिंग हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, मेरे ख्याल से दोनों ही पुजारा और रहाणे, जिनसे काफी उम्मीदें थी, और मेरे ख्याल से ये उनके ऊपर एक दबाव भी है कि आपको लगातार स्टार्ट्स मिल रहे हैं पिछले 2 साल में, लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे आप। अगर आप दोनों के एवरेज देख लें 2 साल में, तो 22-25 इसके करीब है। और यहाँ पर इतना प्रेशर, एक नया बैट्समैन आता है, श्रेयस अय्यर डेब्यू में इतना बेहतरीन नॉक खेल रहा है। रविंद्र जडेजा जो है स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं आजकल, ऑलराउंडर नहीं आप उनको मान सकते, केवल ऑलराउंडर नहीं, वो एक्चुअली स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी बन गए। तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले टेस्ट में विराट कोहली भी वापस आने वाले हैं, और अगर आप श्रेयस अय्यर जो है वो रन बनाते हैं, तो आप उनको कैसे ड्रॉप करेंगे? आज 100 बना दिए, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए किसके ऊपर जो है वो किसकी बलि चढ़ेगी? हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है जो प्लेयर्स अभी खेल रहे टेस्ट मैच। राजीव भाई का सवाल ये था अयाज भाई की किसकी हैमस्ट्रिंग में तकलीफ रहेगी अगले टेस्ट मैच बताइए आया सर, पुजारा की हैमस्ट्रिंग जाएगी या रहाणे की जाएगी? विराट आएंगे तो दोनों पे ही प्रॉब्लम्स है। सेकंड इनिंग्स तो अगर सेकंड इनिंग्स नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? अब ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक प्लेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो आप फिर मयंक अग्रवाल को बाहर रखें और किसी और से ओपन कराएं,
पुजारा से या रहाणे से और फिर विराट को टीम में ले ले, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि श्रेयस अय्यर के फॉर्म में आने से तीन प्लेयर्स पे जो है काफी प्रेशर पड़ गया है। जी निखिल भाई, लेकिन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कल हमने देखा जो उनके थर्ड स्पिनर है रचिन रविंद्रा, उनको थोड़ा बॉल टर्न मिला। ऑफ स्पिनर जो समरविल थे या एजाज पटेल थे, बड़े मीडियोकर स्पिनर लगे। क्या रीजन आप देख रहे हैं? रेवोल्यूशन बॉल पे कम दे पा रहे हैं, थोड़ा तेज डाल रहे थे, या विकेट की बाहर डाल रहे थे ज्यादा बॉल? आप एज अ स्पिनर आपने क्या एसेस किया, क्या गलती करी न्यूजीलैंड ने, और आज क्या उनको करना चाहिए अगर भारत को कंटेन करना है? राजीव भाई, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एजाज पटेल से। जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे थे इस कानपुर की पिच में, आप जिस गति से बॉल डाल रहे हैं, अगर गेंद घूमता भी है तो बैट्समैन को परेशानी नहीं होगी, उसके पास बहुत समय रहेगा, क्योंकि जिस गति से वो डाल रहे हैं पूरा बैट्समैन को समय मिल रहा है। और एक समय था शुभमन गिल ने, आप देखिए, हर गेंद लगभग बैकफुट से खेला था और कोई परेशानी भी नहीं हुई थी क्योंकि इतना स्लो आ रहा था। उनको अगर प्रभाव डालना है इस टेस्ट मैच में, उनको इस पिच के मुताबिक थोड़ी सी और तेज गति से गेंद डालना होगा, जिस गति से रचिन रविंद्र डाल रहे थे। मैं हैरान हूं कि जिस तरीके से उनका एक आधा गेंद स्टंप्स के बीच में से टर्न और बाउंस उनको जो मिला था, उसके बाद उनको उस किस्म से गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। शायद कप्तान साहब को लगता है कि पार्ट टाइमर है या कुछ ओवर्स एजाज पटेल को रेस्ट देने के लिए उनको बीच में करा रहे हैं और वो कंसिस्टेंट नहीं है, एक लेंथ पे वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। तो इससे अच्छा तो आप नील वैगनर को खिला लेते। शायद ये सोच थी कि बतौर बैट्समैन उनका योगदान कहीं ज्यादा बेहतर होगा, पर उनकी गति और ज्यादा असरदार है इस कानपुर की पिच के हिसाब से जैसे वो डाल रहे थे। समरविल, मैं समझता हूँ जब वो ओवर द विकेट गेंद डाल रहे हैं सीधे हाथ के बल्लेबाज को, वो आप 70 से 80% गेंदबाजी जो करते हैं वो स्टंप्स के इतने करीब आ जाते हैं कि उनका जो लेफ्ट वाला पांव है जो बिल्कुल ही कैची बन के ना वो ब्लॉक हो जाता है, ऐसे चला जाता है और पूरा शरीर जो है ऑन साइड पे। वहां से जब आप ऑफ स्टंप पे गेंद डालने को देखेंगे तो आप गेंद के ना पेट पे लैंड कराने को करेंगे, तो कंधा ऐसे घूम जाता है तो हथेली जो है ऐसे नीचे बॉल को काटेगी, तो उसमें आपको घुमाव नहीं है। लगभग सभी गेंदें जो है वो बॉल के लेदर या शाइनी पार्ट या वो चमड़े पे गिरती है तो सीधी निकल जाती है। बहुत जरूरी रहता है कि आप ऊपर से गेंद डालेंगे तो जितनी गेंदें इस पहले दिन की पिच पे, बहुत जरूरी रहता है पहले दिन की पिच पे जितनी गेंदें बॉल की सीम पे लैंड करेगी वहां पे पकड़ मिलके आपको टर्न मिलेगी। एजाज पटेल वो कर पा रहे थे लेकिन उनकी गति सही नहीं थी। तो ये छोटी छोटी चीजें कौन बताता है? आपका जो विकेट कीपर है। तो ब्लंडल को बताना चाहिए था कि स्लो आ रहा है ऑफ द विकेट, थोड़ा सा और कंधा लगाने को देखे इफेक्टिव होने के लिए। और एक समय था जब केन विलियमसन ने एजाज पटेल से गेंदबाजी कराई थी, वो लेग स्टंप वाली लाइन पकड़वा के। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि वो गेम को स्लो करना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पहले दिन में इतने ज्यादा रन बन जाए कि भारत पहले दिन ही टेस्ट मैच में बहुत आगे निकल जाए। तो वो एक रणनीति के तहत उन्होंने गेम को स्लो करने के लिए गेंदबाजी कराई थी। और अच्छी बात यह कि उस टाइम पे अंपायर वीरेंद्र शर्मा थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए कि केन विलियमसन को जाके बोला कि भैया ये आप लेग साइड की लाइन जो कर रहे हैं, अब आप लेग साइड की लाइन पे गेंदबाजी करेंगे तो ये नेगेटिव बॉलिंग है, इसको अब मैं वाइड देना स्टार्ट कर दूंगा। ये आपको अब बैट्समैन को गेंदें खिलानी जरूरी है और ये नियम के तहत उन्होंने किया था। ये अच्छी सोच है कि आप गेम को स्लो इस तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल। और खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर ये बहुत अच्छा डिस्कशन था। मुझे लग रहा है जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो क्रिकेट सीख रहे हैं और खास तौर से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करना चाहते हैं, वो निखिल भाई ने कितनी अच्छी बातें बताई कि आप स्टंप्स के पास अगर आप जाएंगे तो आपका बॉडी कैसे गिरेगा। और ये अच्छी बात है कि क्रिकेट के मैच के एनालिसिस के साथ साथ हम तकनीकी पहलुओं पर भी बात करते हैं। इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे श्रेयस अय्यर की पारी पर बातचीत करेंगे और उनका जो अचीवमेंट होने वाला है, एक बड़ा अचीवमेंट होगा अगर डेब्यू टेस्ट मैच में वो शतक लगाते हैं। इस पर भी आगे बातचीत कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Given the unprecedented times our nation is going through, where positive is now a dreaded word, Smile India gets you delightful news from across the country about people and places that continue to spread the much-needed hope and positive vibes. I am Shifa Maitra and you can hear Smile India with me every Thursday on the IVM app, website or wherever you get your podcasts from. Oh, and did I tell you Smile India is available in both English and Hindi. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की कर लेते हैं। दूसरे दिन क्या होने चाहिए इस पे एनालिसिस हमने पहले कर लिया। अब हम बात कर लें थोड़ी श्रेयस अय्यर की पारी की। 145 पे 4 विकेट थे अयाज सर,
और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जैसी बैटिंग की और खासतौर से स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी थे, वो खासतौर से इनसाइड आउट जिस तरह से खेलने की कोशिश कर रहे थे, कभी कभी लग रहा था कोई T20 वाला कहीं भूत तो नहीं घुस रहा है, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो डोमिनेट करना चाह रहे थे जो स्पिन डिपार्टमेंट है न्यूजीलैंड का। देखिए राजीव, श्रेयस अय्यर का अगर आप करियर देख लें अब तक जो खेला है उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो हमेशा पहले से ही डोमिनेट करने की उनका स्वभाव रहा है। उनका टेम्परामेंट ही है कि आप जाएं तो फिर डोमिनेट करें बॉलिंग को। 82 का स्ट्राइक रेट है। T20 की बात नहीं कर रहा हूँ, ODI की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 52 का एवरेज है और 82 का स्ट्राइक रेट। ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र सहवाग के रूप नया रूप जो है वो श्रेयस अय्यर में आ गया। आपने बराबर कहा। और एक उनके पास बहुत अच्छा रेंज है, बहुत जल्द लेंथ को जज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऑन साइड पे भी शॉर्ट आर्म पुल लगाते हैं और वहां पर फील्डर्स को देख के लगाते हैं। वो स्क्वायर लेग से लेके डीप मिड ऑन तक कहीं पे मार सकते हो। और दूसरा बात है जो इनसाइड आउट खेलने का, वो उसके लिए आपको बहुत अच्छी फुटवर्क चाहिए और बैलेंस, वरना आप इनसाइड आउट खेलने में आप हवा में मार देंगे गेंद और आउट हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रोक्स खेलने के अलावा बहुत मेच्योरिटी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला उन्होंने, क्योंकि 145 for 4 जो भी था, जो स्कोर था उस वक्त, अगर एक और विकेट गिरती है खास करके श्रेयस अय्यर की, तो बहुत ही क्राइसिस में आ जाती थी इंडिया। क्योंकि हालांकि बैट्समैन है, जडेजा भी है, अश्विन भी है, अक्षर भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन का एक जो कैलिबर होता है, जो उनके पास स्किल्स होते हैं, वो श्रेयस अय्यर में थे और है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो खेल सकते हैं। और मैंने काफी उनकी इनिंग्स देखी, क्योंकि मुंबई के लिए खेलते हैं। ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट यंग मैन, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है और बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे वो कि उनको टेस्ट कैप मिले। आपको याद होगा 2019 में जब वर्ल्ड कप आ रहा था तो उन्होंने शिकायत की थी कि मैं 24 साल का हो गया, अब तक मुझे स्क्वाड भी नहीं मिले। तो अब तो 26 साल के हो गए। तो बहुत उनकी इच्छा बहुत स्ट्रांग थी कि खेलना है टीम में और खेलना है तो रन्स बनाना बहुत जरूरी है। निखिल भाई, और मान रखा उन्होंने, सनी भाई ने कैप दी थी उनका, और सनी भाई का जो कद है उसका पूरा मान रखा उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की। जी, इसमें कोई तो राय नहीं। और सनी भाई ने वहां पे कुछ उनको शब्द भी बोले थे। ऑब्वियसली उनकी बेस्ट विशेस श्रेयस अय्यर के साथ है, और अगर शतक लगा लेते हैं डेब्यू पे तो प्रेसिडेंट साहब के साथ उनका भी नाम जुड़ जाएगा। जिस अंदाज से बहुत कम खिलाड़ियों ने वो ये कारनामा किया है। बस दुआ है निखिल भाई की सुरेंद्र अमरनाथ के साथ नाम न जुड़े। जी, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था अयाज सर से कि ये मुंबई की सब उड़ती उड़ती खबरें सुनते रहते हैं। अरे सर, ये तो बताइए, कुछ ब्रेकिंग न्यूज तो दीजिए। वो बेचारे हनुमा विहारी ने क्या गलती किया कि था? निखिल, दुखती रग पे अपने दुखती नस पे हाथ डाल दिए सिलेक्टर्स की। क्योंकि मुझे लगता है कि देखें, मैं नहीं मानता हूँ कि मिस्टेक है। अगर मिस्टेक होती तो ठीक है, मिस्टेक क्यों होनी चाहिए? ये तो एक्चुअली अनफेयर टू हनुमा विहारी कि आप तो पहले उनको स्क्वाड में नहीं लिए, फिर याद आया कि भाई है ये तो इंडिया ए की टीम में भेज दिए। और ऐसे खिलाड़ी को जो पूरा एक दिन बैटिंग करके आपके लिए टेस्ट मैच बचाया है इन ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे ख्याल से, और वो भी एक पैर से तो जिस तरह से वो बैटिंग की थी, मेरे ख्याल से तो उनकी जगह 100% बनती थी। बहरहाल अब नहीं है। लेकिन ये एक और विषय है जिस पर जैसे हम बात कर रहे थे, प्रेशर ऑन पुजारा एंड रहाणे, के श्रेयस अय्यर तो ठीक है, विराट कोहली वापस आने वो भी ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर हनुमा विहारी अब साउथ अफ्रीका में रन बनाते हैं तो फिर टीम में जो इंडिया टीम जाएगी साउथ अफ्रीका, उनको आप कैसे बाहर रखेंगे? किसी और को बाहर रखना पड़ेगा। निखिल भाई, अब क्योंकि बात आ रही है, आपने करी है सिलेक्शन की, तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट को लेकर भी बड़ी बात आ रही है कि हमारे जब सेना देशों में मैच होता है तो वो पीले मैदान और हवा में जो एयर की वजह से जो ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी है बहुत खराब आती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, देखो, अब देखिए, वो कैमरामैन बेचारे हमारे इतने अच्छे कैमरामैन हैं और इक्विपमेंट इतना बढ़िया है। खराब सिलेक्शन ही नहीं, खराब ब्रॉडकास्टिंग भी चर्चा में है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। अब वो बाहर का वातावरण उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? हवा चलेगी, बारिश आएगी, मौसम खुलेगा तभी तो कुछ होगा। अब वो पोल्यूशन के या धुंध के, आपको भी पता है कि लखनऊ और कानपुर में और यूपी में जब सर्दी का मौसम रहता है, जब धुंध आती है तो अच्छी खासी आती है, क्योंकि स्टेडियम के बिल्कुल पीछे तो नदी भी है, दोनों मैदानों में, लखनऊ में भी और कानपुर के बिल्कुल पीछे आपकी नदी भी है। तो धुंध आएगी तो थोड़ा समय लगता है खुलने के लिए। जो सूर्य देवता की किरणें आएंगी, जब वो एकदम साफ सुथरी होंगी, तभी तो बढ़िया कैमरा वर्क भी चालू होगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाई। लेकिन एक बात तो है निखिल भाई,
ब्रॉडकास्टिंग चाहे जैसी हो रही हो, बैटिंग में जड्डू सर का कोई जोड़ नहीं है। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं इन दिनों, 86 का उनका एवरेज है इंडियन पिचेस पे। मतलब एक वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़े बैट्समैन है इन दिनों पिछले 3 सालों में हिंदुस्तान के लिए। मतलब मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर जो वर्ल्ड में मुझे लगता है इस समय कोई है तो रविंद्र जडेजा। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा ना कि जोरदार अंदाज से ब्रॉडकास्ट भी चल रहा है और जोरदार अंदाज में हमारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रविंद्र जडेजा भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये फर्क एक माइंडसेट का है राजीव भाई, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनका एक 13 शतक भी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तीन 13 शतक है। जब ये सिर्फ गेंदबाजी करके विकेट चटका रहे थे और एक समय आया था बीच में रन नहीं बना रहे थे, तो इन्होंने शायद कुछ समय बिताया महेंद्र सिंह धोनी के साथ और कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ, और उन्होंने जो बात की, इस खिलाड़ी ने मेहनत भी बहुत की और एक वो भरोसा, अपना सेल्फ बिलीफ आया कि यार मैं बैटिंग कर सकता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और आप उसी अंदाज से जब उस माइंडसेट से उतरते हैं, ये अपने आप को एक फ्रंट ऑर्डर बैट्समैन से कम नहीं मानते और उसी सोच के साथ आपको उतरना भी चाहिए। हम लोग एक क्रिकेट में कहावत रहते हैं कि भैया एक प्राइस टैग होना चाहिए अपनी विकेट के ऊपर, सस्ते में विकेट मत दीजिए। ये टेस्ट मैच और टेस्ट क्रिकेट की एक विकेट है, क्यों किसी बॉलर को ऐसे आप तोहफे में देना चाहते हो? उसको मेहनत करने दो। अच्छी गेंद पे आप आउट होते हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप भी तो घर से बैट लेके आए हो, तो जो आप एक एक्सपेरिमेंटल शॉट्स मारने को देखते हैं वो आप बंद कर दीजिए। बॉल की मेरिट पे खेलेंगे तो आप हमेशा रन बनाते हुए आएंगे और उस अंदाज से मैं खुश हूँ कि रविंद्र जडेजा उस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सर, क्या अब ये टैग हमें दे देना चाहिए रविंद्र जडेजा को कि ऑल फॉर्मेट बेस्ट ऑलराउंडर है अभी करंट वर्ल्ड क्रिकेट में? मेरे ख्याल से तो है ही। अभी उसके उनके मुकाबले में और कौन है जो हर फॉर्मेट में तीनों ही डिपार्टमेंट में इतना बेहतरीन परफॉर्म करता हो? बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग तो खैर गजब की है। स्टोक्स हो सकते हैं बस एक जो स्टोक्स हो सकते हैं, लेकिन स्टोक्स तो आते और जाते रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनका वापसी एशेज में होगी तो देखना होगा कि किस तरह से वो रिकवर किए मेंटल हेल्थ इश्यू से। लेकिन रविंद्र जडेजा, मैं सिर्फ ये एक ऐड करना चाहूंगा, जो निखिल ने कहा बिल्कुल सही है कि आप एक प्राइस लगा रहे हैं अपने विकेट पर। अब एक्चुअली उनका बैटिंग पोटेंशियल आप जान सकते हैं कि 2 ट्रिपल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और किसी भी फॉर्मेट में आप खेले, किसी भी लेवल पे खेले, ट्रिपल सेंचुरी बनाना बड़ी बात होती है। तो और सौराष्ट्र के लिए ये नहीं है कि कोई बड़ी रणजी ट्रॉफी टीम के लिए, सौराष्ट्र के लिए वो और चेतेश्वर पुजारा और जयदेव उनटकर ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने सौराष्ट्र क्रिकेट को भी उभारा है। और जब से ये देखें, एक तो खुद की एक जो टैलेंट है उसको आप आगे ले जाना चाहते हैं, दूसरा जो प्रेशर बनता है प्लेसेस पे, कंपटीशन जो बढ़ गया है कि भाई अपनी जगह संभालने के लिए आपको केवल गेंदबाजी करने से शायद आपकी जगह ना संभले, केवल फील्डिंग से ही नहीं संभलेगी। तो अगर आप में बैटिंग पोटेंशियल है, आप नंबर 8 से अगर नंबर 6 पे आते हैं और 6 की जगह पकड़ के खेल सकते, तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आजकल तो वो पहले आए थे तो गेंदबाज थे, फिर बॉलिंग ऑलराउंडर बन गए। अगर आज आप देखें तो इक्वल है, आप उन्हें एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं, एज अ बॉलर भी खिला सकते हैं, उनकी जगह पक्की बनती है। तो ये उनका एडवांसमेंट हुआ है उनके करियर का। निखिल भाई, अभी देखते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इन दिनों इंडियन क्रिकेट के, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज नामों के आगे उनका नाम खड़ा है, जो 86 के औसत से बैटिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों में वो ब्रैडमैन बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट के। ये खिलाड़ी की वो कला जो है वो अद्भुत है। इस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ सालों में रन बनाए। आप भारत में बता रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत एक अहम पारियां खेली है विदेश में भी जाके। जिस तरीके से उनका योगदान बल्ले से इंग्लैंड में रहा है, अंतिम समय पे आके वो रन बनाने, वो एक नेवर से डाई एटीट्यूड रहता है। और इस किस्म की आप पारी खेलते हैं तो टीम में एक नई सी ऊर्जा भर देते हैं, वो भरोसा रहता है कि यार हम टेस्ट मैच ऐसे नहीं गवाएंगे। वो नेवर से डाई एटीट्यूड वो खींचता है। जिस तरीके से गेंदबाजी कम से कम विदेश में जाते हैं तो एक टप्पे पे गेंदबाजी करते, किफायती गेंदबाजी करते, और वो मौका मिलता है कि फिर जब फास्ट बॉलर आके अपना दूसरा स्पेल डाले, तीसरा स्पेल डाले, तो वो असरदार साबित है। कभी भी विपक्षी को मैच लेके आगे तक जाने नहीं देते, उनको अपनी रोल बहुत बढ़िया तरीके से पता है। भारत में आप जब गेंदबाजी करते हैं दूसरी इनिंग में या जब गेंद घूमने लगता है, इससे खतरनाक कोई गेंदबाज है नहीं, क्योंकि जिस गति से वो गेंद डालते हैं, बॉल घूमने लग जाता है तो फिर कोई बैट्समैन उनको समझ नहीं पाता। और फिर आपने बात की योगदान की, फील्ड में भी आके जहां एक साझेदारी होती है, एक आके रन आउट कर देंगे या एक ऐसा कैच पकड़ देंगे जो मैच का रुख बदल देगा। पूरा दिन जिस तरीके से एक टेस्ट मैच में 90 ओवर एक खिलाड़ी मैदान में जब होता है तो पूरी तरीके से स्विच ऑन, ये एक अपने आप में एक कला है।
बहुत से युवा हमारे दोस्त जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप रविंद्र जडेजा को फॉलो कीजिए कि ये उनका ऑफिस का टाइम रहता है, सुबह 8 बजे से शाम को 5-6 बजे तक, और वो पूरी तरीके से स्विच ऑन रहते हैं कि मैंने तीनों डिपार्टमेंट में से कम टेस्ट मैच में एक नहीं तो 2 डिपार्टमेंट में मैंने अपना योगदान देना जरूरी है, किस तरीके से मैं अपने योगदान से टीम को जिता सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी सोच है। तो यार सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पिच रिपोर्ट आ चुकी है डोमिनिक कॉक और दीप दासगुप्ता की, उस पर आगे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आप दोनों से प्रेडिक्शन लेंगे कि पहले सेशन में क्या कुछ स्कोर रहेगा, लंच तक का क्या प्रेडिक्शन है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton is joined by Namita Piparaya, yoga and Ayurved lifestyle specialist and founder of Yoganama. They talk about her yoga journey, the different kinds of yoga, and how to choose the one that's right for you. On Misconduct, Raghavi and Nisha introduce us to a French woman in the 1700s who stole Queen Marie Antoinette's diamond necklace by forging her signature. On Audio Gyan, Kedar talks to founder Tanul Vikamshi about his community art and design center, Alag Angle. On The Longest Constitution, Priya shares her insights on the important Nalso judgment of 2014. This judgment recognized the third gender and affirmed the right to self-affirm one's gender. And on Nankari, Sadaf and Archit speak to hotelier Diwan Gautam Anand about his journey through Delhi's past and present. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Flay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आया सर, पिच रिपोर्ट आ चुकी है दूसरे दिन की। डोमिनिक कॉक और दीप दासगुप्ता ने ये पिच रिपोर्ट की है और उनका कहना है कि पिच में अनइवन बाउंस होगा, अब धीरे धीरे अनइवन बाउंस बढ़ेगा, क्रैक्स खुल रहे हैं। क्या ये एक डेंजरस साइन है और क्या ये टेस्ट मैच सिर्फ 4 दिन में भी खत्म हो सकता है अगर भारत ने अराउंड टी तक बैटिंग कर दी तो? देखिए, जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, जिस तरह से बताया कि पिच बिहेव कर रही है, अगर वैसा ही होता है तो खतरे की घंटी बज गई न्यूजीलैंड के लिए। अगर पिच का ये हाल है कि क्रैक से और अनइवन बाउंस रहेगा तो ऑलरेडी मैं मानता हूं कि 350 रन भी काफी होते हैं। और रफ भी थोड़ा क्रिएट है सर, ये भी बताया गया। हाँ, तो ये तो खतरे की घंटी बज गई है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि ऐसी पिच पर खास करके, और आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है दोनों ही बिल्कुल अलग स्टाइल के हैं। अक्षर पटेल जो है ज्यादा टर्न नहीं करते, लेकिन बहुत ही जो उनके आर्म बॉल है बहुत डेंजरस है, आपको खेल इतना आसान नहीं होता है खेलने के लिए। अश्विन तो खैर मास्टर है अपने डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगता है, और ये तो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। पिछली बार हालांकि वर्ल्ड चैंपियन टीम है न्यूजीलैंड और मैं मानता हूं कि फाइट के बिना छोड़ेगी नहीं, लेकिन पिछली बार के भी अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो 3-0 से हारी थी इंडिया में। तो इंडियन पिचेस में अगर आप इंडियन टीम को 400 के करीब 350 से ज्यादा बनाने दें ऐसी पिचेस पर, तो फिर जीतना बहुत मुश्किल है और ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस हो जाती है और चौथे दिन तक खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी निखिल भाई, हर्ष जैन का तो प्रेडिक्शन है, उनका ये कहना है कि 300 क्या उन्होंने रन दिया है, उनका 375 पे 6 स्कोर दे रहे हैं फर्स्ट सेशन में। जडेजा 75 और अय्यर 124 से खेल रहे होंगे। ये प्रेडिक्शन है हर्ष जैन का। क्या बात है जी, अब कोई क्रिस्टल बॉल रखे हैं हर्ष भाई, ये हमें भी बता दीजिए जिस तरीके से आपने अनुमान लगाया। लेकिन यार कम से कम सोच अच्छी है कि दोनों जो है वो लंच तक बल्लेबाजी करते रहेंगे, यानी कि भारतीय टीम एक बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेगी। और फिर अगर 400 450 रन बोर्ड में लग जाते हैं तो आपको आज शाम को न्यूजीलैंड शायद आखिरी 7 से 10 ओवर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए 400-450 रन पहले बोर्ड पे बनाने जरूरी होंगे। लेकिन उसके लिए भी राजीव भाई बहुत जरूरी है कि दोनों बैट्समैन एक फ्रेश गार्ड लें, शुरुआत का आधा घंटा जो है ना वो गेंदबाज को दे दें और बॉलर को दे दें और सम्मान दें जब तक आपकी आंखें जमती हैं, फुटवर्क चलने लगता है, और उसके बाद फिर आप इस पिच पे रन ही रहने। जिस तरीके से आप सिर्फ एक गेंदबाज जो खतरनाक लग रहा है वो काइल जेमिसन लग रहा है, बाकी जैसी बॉलिंग चेंज होती है, गेंद थोड़ा सा और पुराना होता है, स्पिनर्स आते हैं बगैर किसी का अनादर किए हुए, स्पिनर्स आते हैं तो फिर रन ही रन है, लूट लीजिए। सर, क्योंकि बात जेमिसन की हो रही है, आपको लग रहा है सिर्फ नई बॉल से ही थ्रेट है न्यूजीलैंड के पास, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी? वो चाहे रविंद्र जडेजा की बात करें, अय्यर की बात करें, जो आने वाले बैट्समैन रिद्धिमान शाह, अक्षर पटेल तक हमारे पास बैटिंग है,
अश्विन है एक और बैट्समैन जिनको हम भूल रहे, जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में। क्या न्यूजीलैंड के लिए परेशानी दूसरे दिन ज्यादा बढ़ने वाली है अगर नई बॉल से विकेट नहीं गिरता? बेशक, देखिए नई गेंद है तो 4 ओवर ही बॉल किए गए तो ये खतरा है, और खास करके काइली जेमिसन के हाथ में गेंद हो तो विकेट लेने की कैपेबिलिटी उन्हीं में नजर आई है। अगर ये खतरा टल जाता है इंडिया के लिए और स्पिनर्स आते हैं तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के लिए ये परेशानी की सोबत है बिल्कुल, क्योंकि बहुत फ्रीली खेलेंगे। फिर अगर ये आधा घंटा 40 मिनट निकाल देते हैं अय्यर और जडेजा तो फिर रन नहीं रुकेंगे, और कोशिश इंडियन टीम की तो यही रहेगी, रणनीति यही रहेगी, किसी भी तरह 400 के टारगेट तक पहुंच जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है 400 का अगर टारगेट अगर आपको मिले, खास करके इंडियन पिच। तो चलिए निखिल भाई को बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं। निखिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप फटाफट पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में और आपको हम लोग सुनेंगे कमेंट्री में। अय्यर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप भी रोज सुबह जुड़े 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, अय्यर सर का ट्विटर हैंडल @cricket बल्ला है, और निखिल भाई का भी ट्विटर हैंडल है। निखिल भाई आप बता दें फटाफट जरा, फिर आप जाए ट्विटर हैंडल। आप इंस्टाग्राम पे भेजिए अपने सवाल, निखिल चोपड़ा 26 पे धक और सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा उसी अंदाज में। जी, तो खेल नीति का हर एपिसोड भी आप सुन सकते हैं IVM के ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शानदार सवाल भेजने के लिए। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app or wherever you get your podcasts from.